हमारे चैनल का वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप मेरा भी और हमारी ऑडियंस का भी, और लास्ट ईयर 12th जनरेशन में मैंने प्रेडेटर को पूरा रेकमेंड किया था कि हाँ एक अच्छा लैपटॉप है। कहीं भी ठंडक या थर्मल्स की बात हो ना, प्रेडेटर का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। और इसकी ना मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी कि लेटेस्ट लैपटॉप से रिलेटेड कुछ पूछना हो कंपैरिजन के अलावा। कंपैरिजन मैं अभी नहीं करने वाला, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने ज्यादा लैपटॉप रिव्यू ही नहीं करे करंट जनरेशन में। और भाई ये आता है i7 13700 HX प्रोसेसर के साथ, जो हमारा H से बेटर है। 4070 के अंदर मिलता है और भाई परफॉर्मेंस तगड़ी। और प्राइस मैं भी नहीं बताऊंगा, प्राइस स्पेसिफिकेशन के बाद अभी डब्बा खोल लेते हैं, तुम डिस्क्रिप्शन नहीं खोलोगे। यहाँ पे ऐसा डब्बा मिल जाता है हमारे को, यहाँ पे लिखा बड़ा बड़ा प्रेडेटर, उसके अंदर से निकलता है छोटा डब्बा जिसके ऊपर लिखा है प्रेडेटर। एक मिलता है यहाँ पे भारी भरकम 330 वॉट का चार्जर और एक पावर कॉर्ड। इसके अंदर हमारे को पुस्तकें वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये प्लास्टिक वगैरह आप देख रहे हो, दो प्लास्टिक मिल जाती है इसके डब्बे के साथ। ये हमारे वेंट की अटैचमेंट है, इसके ऊपर ग्रे कलर की लग के आती है और इसको रिमूव करके आप दूसरी क्रीम कलर की या कह लो सिल्वर कलर की लगा सकते हो दोनों तरफ। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप हमारा क्या ही सुंदर लुक्स के साथ आता है। लास्टली थोड़ा डिफरेंट था लैपटॉप, अब पीछे की तरफ हमारे को हीलियोस लिखा हुआ मिलता है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्सचर है जिसके अंदर लाइटिंग भी है। और ये लैपटॉप की जो टॉप लिड है वो हमारे को मिलती है मेटल की, और जो इंटीरियर है वो भी हमारे को मेटल का मिलता है। बेस इसका प्लास्टिक का है एंड यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर है और इसका इवन कीबोर्ड फ्लेक्स भी भाई ना के बराबर है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई सॉलिड लैपटॉप है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। राइट साइड में एग्जॉस्ट वेंट है, पोर्ट्स वगैरह है। पीछे की तरफ दो एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं और उसके अलावा बीच में पोर्ट्स है। एंड भाई पीछे की तरफ अच्छा खासा चौड़ा खुला माहौल है। यहाँ पे इंटेक के वेंट्स कुछ ऐसे हैं और यहाँ पे ना हमारे को फैंस भी एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे यहाँ पे होल से बने हुए हैं, ये भी हमारे वेंटिलेशन में काम आते हैं। और वेंटिलेशन ठंडक के मामले में प्रेडेटर के बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको गेम टेस्ट वगैरह में बताऊंगा थर्मल्स के बारे में भी। और भाई ये जो लैपटॉप है 2.6 kg का है, तो गेमिंग लैपटॉप में भी हेवियर साइड ही आता है। यूजुअली गेमिंग लैपटॉप को 2.2, 2.3, 2.4 kg तक मिलते हैं। ये 2.6 है तो कंधों पे जोर पड़ेगा, पहले जिम्मेदारियों का और फिर लैपटॉप का। और यहाँ पे टॉप लिड पे हमारे को प्रेडेटर का लोगो मिलता है। ये लोगो जो हमारा सिल्वर फिनिश में है और ये ग्लो नहीं करता। अगर ये ग्लो करता होता तो अलग ही फील आ जाती। और यहाँ पे लैपटॉप भाई जैसे भारी है तो यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से इसकी लिड आराम से ओपन हो जाती है और हिंजेस भी भाई स्टेबल है। कोई ऐसा यहाँ पे स्क्रीन वॉबल नहीं मिलता हमारे को ज्यादा, और मैक्सिमम लिड इसकी कुछ इतनी खुल जाती है। और ये लैपटॉप आता है हमारा i7 13700 HX प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर हमारे को 8P कोर और 8E कोर मिलते हैं। टोटल 16 कोर्स 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और प्रोसेसर अच्छा खासा है। तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये H और HX में क्या फर्क है। जैसे U, P और H हो जाता है ना, फिर H के बाद एक HX भी आता है जो हमारा H से भी बेटर है। अगर इसको कंपेयर करते हैं ना 13700H से, तो हमारे को 2 P कोर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे को परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलती है। वो बेंचमार्क्स कंपेयर करोगे तो नंबरों से पता लग जाएगा आपको। रियल लाइफ में इतना ज्यादा पता नहीं लगता, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा ही। और भाई जैसे कि इंटेल का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, यहाँ पे 16 कोर्स 24 थ्रेड्स मिलता है, तो यहाँ पे भाई साहब अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इससे। और यहाँ पे ज्यादा लार्ज L2 कैशे मेमोरी भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको AAA गेम्स में तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। और भाई तगड़ी परफॉर्मेंस होने का एक और रीजन, यहाँ पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिलता है, यानी कि दो तरीके के कोर्स हैं, जैसे P कोर हो गए, E कोर हो गए। P कोर आपके परफॉर्मेंस कोर होते हैं, वहीं पे काम आते हैं जहाँ पे आपको गेमिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, तो वहां पे तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। और E कोर्स आपके वहीं पे काम आते हैं, जैसे मल्टीटास्किंग हो गई, बैकग्राउंड में टास्क चल रहे हैं, उसके अंदर आपके CPU के E कोर्स काम में आते हैं, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है और यहाँ पे आपको काफी एफिशिएंट परफॉर्मेंस भी मिलती है। और ये लैपटॉप आता है हमारा RTX 4070 के साथ, जो हमारा 8GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड है और 140 वॉट TGB के साथ ही आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और 4000 सीरीज है, उसके अंदर आपको DLSS 3 का सपोर्ट मिलेगा, जो AI जनरेटेड फ्रेम्स वगैरह होते हैं। कुछ लिमिटेड गेम्स में आया है, साइबरपंक टेस्ट किया हमने, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे मिलती है 32GB की हमारे को DDR5 रैम, जो कि हमारी डुअल चैनल में है, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और रैम अपग्रेड का कोई सीन नहीं है, 32GB मैक्स ही हो सकता है, 32GB के साथ ही ये आ रहा है। और वैसे मेरे हिसाब से ना 32GB से ऊपर चाहिए नहीं, 16 बहुत होती है, 32GB ओवरकिल है। और यहाँ पे इस वेरिएंट में मिलती है हमारे को 1TB की Gen 4 SSD और रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने अच्छी खासी स्पीड दे देता है। कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको इसके अंदर मिलेगा। एक मेरे को ड्रॉबैक लगा, MS ऑफिस और दे देते इस प्राइस पॉइंट पे तो बढ़िया रहता है। मतलब MS ऑफिस नीड में आ जाता है, चाहे बंदा गेम भी खेल रहा हो, कुछ भी है, कॉलेज वॉलेज अगर जा रहा है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑफिस के बाद घर में गेम खेलेगा, लेकिन ऑफिस का काम तो करेगा ना। MS ऑफिस होना चाहिए था। आप बताना होना चाहिए गेमिंग लैपटॉप्स में। और इस लैपटॉप मिलता है हमारे को 2 टोटल SSD के स्लॉट, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है, एक और आप ऐड ऑन कर सकते हो। पर स्लॉट 2 TB ये सपोर्ट करेगा। और भाई यहाँ पे बात आती है प्राइसिंग की, तो ये लैपटॉप हमारा 2 लाख रुपीस पे लॉन्च हुआ है। और इसके अंदर हमारे को एक और वेरिएंट मिलता है जो i9 के साथ 4080 वाला है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और 4000 सीरीज के साथ और 13 जनरेशन जो लैपटॉप हमारे, उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड है, लेकिन फिर वही बात है, परफॉर्मेंस भी हायर साइड है। एंड परफॉर्मेंस की बात चल रही है, सबसे पहले सिनेमा R23 17400 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर
41854। उसके बाद Geekbench 6 के स्कोर आप यहां देख सकते हो, अच्छे खासे स्कोर है भाई, 13,1700 मल्टी कोर। फिर हमने जरा इसके जीपीयू की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क करा, 4000 स्कोर निकल गया, जो कि बहुत बढ़िया है 3D रेंडरिंग मॉडलिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए एकदम ओहो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देगा ये। और यहाँ पे क्रॉसमार्क का स्कोर है जो कंपैरिजन के लिए काम आता है। उसके बाद पीसी मार्क 10 यहाँ पे गया, 8000 स्कोर निकल गया भाई। और ये हमारे 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर 12800 टोटल, जिसमें जीपीयू स्कोर 12500 के आसपास और सीपीयू स्कोर 16000 के आसपास। तो परफॉर्मेंस में तो भाई साहब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई नंबरों से अंदाजा हो गया होगा कि इसका प्रोसेसर या फिर इसका जीपीयू कितना कैपेबल है। एंड जिन लोगों को नंबर समझ में नहीं आया ना, तो जितने भी लैपटॉप के रिव्यूज मैं अपने चैनल पे करता हूं या आप दूसरे चैनल में भी देखोगे ना, तो ये नंबर्स आपको ज्यादातर जगह दिखाई देंगे। तो अगर कंपेयर करना हो ना किसी लैपटॉप के साथ, क्योंकि प्री बिल्ड मशीनरी है, इसमें कुछ चेंज तो हो सकता, तो आप प्राइस टू दी परफॉर्मेंस रेशियो कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा नंबर दे रहा है किस प्राइस पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइंग चॉइस बन जाएगी। और आती है यहाँ पे प्रैक्टिकल बात। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4K वीडियो एडिटिंग से, 4K 60 FPS वाली जिसपे हम शूट करते हैं। इसके अंदर 4K एडिटिंग भाई मक्खन हो गई थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, पैसे भी तो मक्खन जा रहे हैं ना। और अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको गेमिंग का शौक है, कोडिंग आप करते हो, ऐप डेवलपमेंट करनी है, तो सारा कुछ आप इसके ऊपर कर सकते हो। अगर आप गेम डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहते हो तो 8GB VRAM के जीपीयू के साथ आता है, 32GB RAM है और इसका प्रोसेसर भी पावरफुल है, तो आप इसके ऊपर गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर वाले बंदे हो तो सेम वही चीज आती है। यहाँ पे 3D मॉडलिंग वाले काम करने तो वो भी इसके ऊपर आराम से हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी फील्ड्स में इसके बारे में तुम्हारे को जानना होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो ये जो मशीनरी है ना, 20 मशीनरी है, इसके अंदर अगर 4K एडिटिंग या फिर 3D मॉडलिंग काम कर लेते हो ना, उसके बाद तो मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाता है। तो अगर किसी में कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना। वैसे हमने एक वीडियो बना रखी है लैपटॉप बाइंग गाइड के ऊपर कि किस यूजर को क्या देखना चाहिए एक लैपटॉप खरीदने से पहले। और भाई जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है, गेम टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा, इसके थर्मल्स बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमने सिनेमैच R23 में ना थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, 10 मिनट तक R23 चला था। हमारा रूम टेम्परेचर 27 to 28 डिग्री था। इसका सीपीयू टेम्परेचर बड़ी मुश्किल जाके 80 के आसपास पहुंचा था। शुरू में 2-3 बार टेस्ट होने के बावजूद तो अंडर 75 था। तो थर्मल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज बता दूं, थर्मल्स अच्छे हैं तो भाई फैन बहुत आवाज करते हैं। इसके अंदर जो हमारे को टर्बो मोड मिलता है और फैन मैक्स स्पीड पे अगर घुमाओगे, ओ भाई साहब। और यहाँ पे फैन की नॉइज भी आप एक बार सुन लो, हमने टेस्ट किया है। और भाई परफॉर्मेंस की बात चल रही है, गेम टेस्ट पे नजर मारो, 5-7 गेम टेस्ट किए हर बार की तरह, जिसमें सबसे पहले हमारी लिस्ट में वैलोरेंट। और यहाँ पे गेम टेस्ट किया हमने 1600p के ऊपर, यानी कि जो उसका नेटिव रेजोल्यूशन है अपने डिस्प्ले का। टेस्ट किया यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे, और यहाँ पे भाई साहब 13700HX प्रोसेसर है। क्या ही उम्मीद आप करोगे, 300 to 400 FPS आराम से मिल रहे थे इसके अंदर। और भाई यहाँ पे 23 डिग्रीज रूम टेम्परेचर पे गेम टेस्ट हो रहे थे हमारे, एंड उसके बावजूद भी अंडर 70 डिग्रीज रूम टेम्परेचर, जिसके अंदर 75 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। यानी कि थर्मल्स के मामले में ओह क्या ही जबरदस्त बातचीत। उसके बाद यहाँ पे हमने टेस्ट किया COD Warzone 2.0, और ये भी हम टेस्ट कर रहे हैं 1600p पे, और सेटिंग्स रखी थी हमने एक्सट्रीम पे, और कोई भी अपस्केलिंग का मेथड नहीं, यानी कि कोई DLSS वाली कोई बातचीत नहीं है यहाँ पे। एंड भाई साहब यहाँ पे 2K कह लो या 1600p कह लो, उसमें 70 to 80 FPS निकल के आ रहे हैं, जो कि ठीक है। वॉरजोन में मैंने देखा है कोई भी जीपीयू लगा लो तगड़े से तगड़ा, स्पेसिफिकली लैपटॉप्स के मामले में 1440p पे 1600p पे देखा जाए तो इतने ही FPS हमारे को मिलते हैं। उसके अलावा मेनली आते हैं बाकी के स्टैट्स, आप देख सकते हो 100 वॉट तक जीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है और 80 वॉट तक सीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है, उसके बावजूद भी अंडर 80 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप रैम देख सकते हो भाई, 32GB रैम है तो 16GB से ऊपर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 32GB रैम का भी फुल फायदा मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5, ये भी सेम रेजोल्यूशन पे, और इसमें हमने सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई पे, और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स में हमारे को 150 FPS के आसपास मिल रहे थे, जो कि ठीक है। यूजुअली हमारे को GTA 5 में इतने FPS मिलते हैं, और वैसे भी GTA 5 के मैक्स FPS 180 पे कैप्ड है, तो कितना पावरफुल जीपीयू सीपीयू लगा लो 150 के आसपास मिल जाते हैं तो बहुत है। और उसके अलावा सारे स्टैट्स मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। फिर यहाँ पे हमने टेस्ट किया दूर का रोना छठा पार्ट, और यहाँ पे क्वालिटी रखी अल्ट्रा पे, और यहाँ पे फार क्राई में भी हमने कोई FSR वगैरह यूज नहीं करा था, एंड उसके बावजूद हमारे को 90 FPS के आसपास मिल रहे थे। वही अगर FSR क्वालिटी वगैरह पे यूज कर लो तो 100 FPS से ऊपर आ ही जाते हैं। और बाकी जीपीयू पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह और आएंगे ना, तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर पे। अभी इनिशियल स्टेज में है लैपटॉप वाले जीपीयूज। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली मोरालिस भाई साहब हमारे, ये भी 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं। शुरू में हमने कोई भी DLSS ऑन नहीं करा, ऑफ रखा है, सेटिंग्स रखी है वेरी हाई, और रे ट्रेसिंग को रखा है ऑन, यानी कि सब कुछ मैक्स्ड आउट है, बस DLSS ऑफ है। रॉ परफॉर्मेंस देखेंगे हम, और यहाँ पे इसने निकाल के दिए 40 to 50 FPS, जो कि प्लेबल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा 40-70 के हिसाब से मेरे को 60 FPS की उम्मीद थी। बाकी उसके अलावा स्टैट्स वगैरह बाकी देख ही सकते हो। फिर हमने सेटिंग्स रखी थी वही वेरी हाई पे सेम, लेकिन यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया था, और DLSS को रखा था हमने क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे DLSS को लगाते ही एकदम से FPS हो गए हमारे डबल, 45 to 50 के बाद सीधा 90 FPS पहुंच गए, और यहाँ पे गेम प्ले हो गया स्मूथ। यहाँ पे गेमिंग की परफॉर्मेंस से अंदाजा आप लगा ही सकते हो। और मेन लिया भाई साहब थर्मल्स 23 डिग्रीज रूम टेम्परेचर के आसपास है, और थर्मल्स भाई 60 to 70 डिग्रीज के आसपास ही है, जबकि वॉटेज 77-78 वॉट तक ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद हमने एक और सेटिंग
सेटिंग्स पे टेस्ट करने की कोशिश करी, जिसमें DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ कर दिया और रे ट्रेसिंग को भी ऑफ कर दिया, सेटिंग्स को वेरी हाई पे रखा था। भाई अब हर किसी को रे ट्रेसिंग के मजे लेने ना, और यहाँ पे हमारे को 60-70 FPS के आसपास मिल रहे थे और गेमिंग की परफॉर्मेंस ओवरऑल स्मूथ निकाल के दे ही रहा था। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं RDR2। भाई यहाँ पे हमारी सेटिंग्स ना ब्लर हो गई थी थोड़ी सी, पर वैसे ही बताता हूँ, सब कुछ अल्ट्रा पे रखा था हमने और DLSS को हमने रखा था ऑफ, कोई भी अपस्केलिंग यहाँ पे नहीं रखी। और यहाँ पे जैसे कि हमें उम्मीद थी DLSS ऑफ पे 1600p के ऊपर 60-70 FPS के आसपास ही मिलने थे। और बाकी मेन पार्ट आते हैं भाई, देखो थर्मल्स यहाँ पे 80 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है और 25-26 डिग्रीज रूम टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी 80-82 डिग्रीज तक मैक्स टेम्परेचर गए हैं इसके। तो थर्मल्स के मामले में तो भाई चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस देता ही है। उसके बाद भाई साहब पीसी की जान निकालने के लिए साइबरपंक। सबसे पहले हमने टेस्ट करा अल्ट्रा सेटिंग्स पे, DLSS को रखा था ऑफ और रे ट्रेसिंग को भी यहाँ पे अल्ट्रा पे रखा हुआ था। आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग लाइट अल्ट्रा पे है। और इस बार हम बेंचमार्क रन कर रहे हैं और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देते हुए, जहां पे मुझे उम्मीद ज्यादा थी इसके अंदर, यहाँ पे 20 FPS ही निकाल पाया है। सब कुछ हाईएस्ट बिल्कुल पीक पे है, जिसमें DLSS ऑफ रखा था। और जीपीयू की वोल्टेज पे ध्यान मत देना, जीपीयू की यूसेज 100% है, यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया तो वोल्टेज दिखा नहीं रहा था। और आप देख भी सकते हो जीपीयू यूसेज भी हमारी 7.7-7.8 GB के आसपास यूज हो रही है, यानी कि जीपीयू हमारा पूरा यूज हो रहा है, तब भी फ्रेम रेट नहीं निकाल के दे पा रहा। उसके बाद वही अल्ट्रा सेटिंग्स पे रखा, DLSS फ्रेम जनरेशन हमने यहाँ पे ऑन कर दी और यहाँ पे सेट कर दिया उसको क्वालिटी मोड पे, और बाकी सेटिंग्स वही अल्ट्रा और रे ट्रेसिंग भी ऑन रखी हमने यहाँ पे। एंड वहां पे प्यार से इसने फिर 60 FPS के आसपास निकाल के दे दिए, जो कि भाई प्लेबल होते हैं। और DLSS फ्रेम जनरेशन का फायदा यहाँ पे मिलता है हमारे को, आपके गेम प्ले के अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स घुसाए जाते हैं और उसके बावजूद भी आप देख सकते हो 14-15 GB के आसपास रैम यूज हो रही है, 8 GB के आसपास हमारा जीपीयू यूज हो रहा है। तो भाई साइबरपंक निकालता है असली जान भाई साहब सिस्टम की। उसके बाद हमने इसको फिर से टेस्ट किया, DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ कर दिया था, सेटिंग्स हमारी हाईएस्ट पे थी, लेकिन रे ट्रेसिंग को इस बार हमने ऑफ कर दिया था। और रे ट्रेसिंग ऑफ होने के बाद रॉ परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 50-60 FPS के आसपास ही निकल के आती है, जो कि प्लेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू टेम्परेचर अभी भी अंडर 80 डिग्रीज के आसपास ही है। और अगर आपको सेम सेटिंग्स के ऊपर DLSS भी देखना हो, आई मीन रे ट्रेसिंग ऑफ हो और लेकिन सेटिंग्स हाईएस्ट ही हो, तो उसके अंदर हमारे को 80 FPS के आसपास निकाल के देता है। रे ट्रेसिंग आपको नहीं गौर से पानी वानी देखना, रिफ्लेक्शन नहीं देखना, फ्रेम रेट ज्यादा लेने हैं, तो DLSS फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रखे। तो यहाँ पे देखो गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस तगड़ी निकाल के देगा। प्लस जो इसके थर्मल्स है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बार मैंने बोल दिया पहले, अभी फिर बोल देता हूँ, मतलब प्रेडेटर है तो ठंडा वाली बातचीत। एंड यहाँ पे मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, इसमें नमपैड इंक्लूडेड है और कीबोर्ड की टाइपिंग फील मेरे को बढ़िया लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे नमपैड के ऊपर ना प्रेडेटर का बटन बन रखा है, इसको प्रेस करोगे तो ऑन द गो आपका प्रेडेटर सेंस एकदम ओपन हो जाता है। और ये जो कीबोर्ड हमारा पर की RGB वाला कीबोर्ड है, इसके अंदर पूरी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। इसके प्रेडेटर सेंस सॉफ्टवेयर में जाके कोई स्पेसिफिक कीज का कोई कलर चेंज करना हो, एरिया है, इवन जो पीछे की लाइट बार है उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। 3 जोन हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। और फिर बात आती है इसके ट्रैक पैड की, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड मिलता है, जेस्चर वगैरह कंट्रोल करता है और स्मूथ भी है ट्रैक पैड यूज करने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जब प्रेडेटर सेंस की बात चल रही है, इसका एक बार सॉफ्टवेयर भी देख लो। यहाँ पे होम पे हमारे को कुछ ऐसा प्रेडेटर सेंस का सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें सारे स्टैट्स आ रहे हैं और बीच में ना एक गुड्डा सा घूमता रहता है, जो भी मोड आप लगाओगे उसके हिसाब से ये अपने अपने एक्शन बदल लेता है। और बाकी राइट साइड में मॉनिटरिंग आ रही है, सारे टेम्परेचर्स वगैरह, ऊपर हमारे को सिनेरियो प्रोफाइल मिल जाएगी, डेली यूज, गेमिंग, क्वाइट ओकेजन और मोड, फैन इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। नीचे ऐप के शॉर्टकट यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। फिर सिनेरियो टैब आता है, सिनेरियो में यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हो गए, फैन कंट्रोल हो गया, लाइटिंग में आपको बता ही चुका हूँ। एडवांस सेटिंग हमारे को एसर ट्रू हार्मनी करके मिल जाता है, जो हमारे को साउंड कस्टमाइज करने देता है, वो चाहे इसके इंटरनल स्पीकर हो या फिर 3.5mm जैक। तो जैसा आप गेम खेल रहे हो वैसे आप ऑडियो कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे सिस्टम बूट मेन्यू एनिमेशन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनिमेशन हमारे को मिलती है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कोई कस्टमाइज अपनी फोटो लगानी हो तो प्रेडेटर के लोगो के नीचे वो भी लग जाएगी। और बाकी एक और मॉनिटरिंग का टैब मिलता है, यहाँ पे सारे स्टैट्स आ जाएंगे। उसके अलावा ऐप सेंटर मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट एप्स दिखा देगा जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप में। और भैया पोर्ट्स, दुनिया भर के पोर्ट्स दे रखे, लेफ्ट राइट पीछे सब जगह। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। उसके अलावा राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं, जिसके अंदर एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला भी है। अगर लैपटॉप ऑफ भी है, कुछ आपको डिवाइस वगैरह चार्ज करनी हो, फोन या TWS वगैरह, वो उससे आप चार्ज कर सकते हो। पीछे की तरफ हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा और भाई 2 मिलते हैं यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 के टाइप C पोर्ट। और यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड्स होंगी। यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट भी आप इससे ले सकते हो, इवन ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद लैपटॉप का वो वाला भाग जिसको आपको सबसे ज्यादा देखना है, यानी कि उसकी डिस्प्ले। इसके अंदर मिलती है 16 इंच की WQXGA डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। ऑब्वियसली 16:10 वाली डिस्प्ले है ये। एंड यहाँ पे हमारे को IPS डिस्प्ले मिलती है और एंटी ग्लेयर वाली है, रिफ्लेक्शन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और IPS होने की वजह से जो इसके व्यूइंग एंगल्स है वो हमारे को अच्छे खासे मिल जाते हैं। एक्सट्रीम साइड से भी अगर आप देखोगे तो कोई कलर शिफ्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। और भाई ये आती है 240 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, तो जैसे कि मशीनरी पावरफुल है, 4070 है, आराम से आपको 2K में गेमिंग करवा देगा, तो 240 हर्ट्ज के मजे आप ले सकते हो। अगर आप ई-स्पोर्ट्स वगैरह जैसे वैलोरेंट में FPS आपको दिखाए थे, तो इस पे मतलब मक्खन एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है Nvidia G-Sync को भी सपोर्ट करती है और 3 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ ही आती है। और ये लैपटॉप आता है 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, तो ब्राइटनेस मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। इंडोर यूज करोगे, इवन आउटडोर में भी यूज करोगे। आउटडोर में ज्यादा लाइटिंग हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन
फिर भी यूजेबल रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आता है 100% DCI P3 के साथ, तो कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप OTT वगैरह देखते हो या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके कलर्स वगैरह तगड़े हो, तो वो बहुत ही पंची और कंट्रास्टी दिखाई देता है। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो, आप एडिटिंग वगैरह करते हो, आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, इसके डिस्प्ले काम आ जाएगी। फोटोशॉप चलाते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, कलर एक्यूरेट टास्क आराम से करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा इसके बेजल आप देख सकते हो भाई, अच्छे खासे पतले बेजल है लेफ्ट राइट में, टॉप में थोड़ा सा बड़ा मिलता है और चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके का। और ये डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करती है, तो HDR वाला कंटेंट आप देखोगे OTT वगैरह पे, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्राइटनेस भी अच्छी है। HDR कंटेंट के साथ साथ ब्राइटनेस अच्छी हो तो ही मजा आता है देखने में। तो कुल मिला के देखा जाए तो डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देते तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट हो जाती। लेकिन फिर वही बात है ना, प्राइस पॉइंट भी देखो, 13700 HX के साथ 4070 आज की रेट में 32 GB रैम के साथ। और डिस्प्ले की बात चल रही है तो इसका जो इंटरनल डिस्प्ले है वो आप चेंज कर सकते हो, मक्स स्विच के साथ ही आता है लैपटॉप। 2023 चल रहा है, लेटेस्ट लैपटॉप से मक्स स्विच नहीं मिलेगा तो क्या ही फायदा गेमिंग लैपटॉप का। यहाँ पे इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज कर सकते हो, इसकी बायोस में जाके सेटिंग्स मिलती है इसकी मक्स स्विच की, जहां पे आपको DGPU मोड वगैरह मिल जाता है। और उसके अलावा HDMI पोर्ट से, टाइप C पोर्ट से भी आउटपुट लोगे ना तो भी आपको 4070 से ही मिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल GPU पे सपोर्टेड है। तो अगर एक्सटर्नल बड़ी डिस्प्ले पे कोई गेमिंग वगैरह कुछ करते हो तो परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं मिलेगा। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट। यहाँ पे वेबकैम है 1080p वाला, फुल HD वेबकैम है, तो क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरे को ना रेडिश सा टोन लगा इसके वेबकैम का, नेचुरल सा नहीं है, बट लाइट कंट्रोल अच्छी कर लेता है। यहाँ पे फेस पे लाइट है, अभी यहाँ पे कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं है। उसके अलावा क्वालिटी आपको कैसी लगी माइक वगैरह की, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को ओवरऑल वेबकैम बढ़िया लगा इसका। यहाँ पे भाई स्पीकर बहुत लाउड है इसके, डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं हमारे को। वॉटेज मेरे को नहीं पता लगा इसकी कितनी है, लेकिन 2 वॉट से तो ऊपर की है, बट ओवरऑल लाउड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बंदे अगर कंटेंट देखोगे तो आराम से आप देख सकते हो। और ये आता है DTS:X अल्ट्रा के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है हमारे को, जिसके अंदर हम मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह भी मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर में। और भाई 2.6 kg का लैपटॉप है, और जिस फॉर्म फैक्टर में आता है ऑब्वियसली बैटरी बड़ी मिलती है, 90 Wh की बैटरी है। और बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिला हमारे को, जैसे 50% स्क्रीन ब्राइटनेस पे यूज करा, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ करके बेसिक टास्क वगैरह मल्टीटास्किंग करके देगी, उसमें 4 से 5 घंटे का बैकअप ये देगा, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से सही है। बाकी बैटरी पे कोई गेमिंग या हाई एंड टास्क की मत सोचना, क्योंकि ये लैपटॉप क्या होता है ना, बैटरी पे लो वोल्टेज पे चले जाता है, जिससे इनकी बैटरी अच्छी चले। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर लैपटॉप DGPU मोड पे है, उसको iGPU पे आप कर लोगे तो भी बैटरी बैकअप बढ़ेगा, क्योंकि DGPU मोड पे आपका GPU लगातार काम में रहता है, तो इस वजह से बैटरी बैकअप कम हो जाता है। iGPU मोड प्रेफर्ड। तो भाई ये था प्रीडेटर 16 का पूरा रिव्यू। और यहाँ पे जब इसकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ना, बहुत लोगों का ये सवाल था कि हमने प्रीवियस जनरेशन का लैपटॉप ले लिया, तो क्या हमने गलती कर दिया लैपटॉप लेके, मतलब हमें करंट जनरेशन के लिए वेट करना चाहिए था। तो उन लोगों के लिए ना एक बेसिक सा स्टेटमेंट है, जो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कि आपने जब भी लैपटॉप लिया है उसके हर 1 साल बाद नया लैपटॉप लॉन्च हो गई होगा, तो माइंड में रिग्रेट मत लाओ। वो अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट था, ये अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट है, तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं हो सकता। यहाँ पे सारा का सारा टाइम का डिफरेंस है। और ओवरऑल बात करें इस लैपटॉप की, तो थर्मल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और जो टास्क कर सकता है वो मैं आपको बता चुका हूं। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तक मिलता है, वो भी 2-2। तो यहाँ पे लैपटॉप ओवरऑल पैकेज है 2 लाख का है, लेकिन अगर आपका बजट है 2 लाख का, तो ये आज की डेट में आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अभी और लॉन्चेस होंगे और हम रिव्यूज लाएंगे, आप लैपटॉप कंपेयर करोगे, हम आपको और एडवाइसेस दे पाएंगे, उसके बाद बाइंग चॉइस बना लेना, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट आप स्पेंड करने जा रहे हो, तो देख के करना। और अगर और कोई लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट के आसपास रिव्यू चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।